हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीजीटी साइंस के लिए केमिस्ट्री का एक और प्रैक्टिस सेट। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब ये आपको क्लास 9th की साइंस की बुक में दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और 9th-10th के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन। तो देखो डाल्टन्स थ्योरी के कुछ पॉइंट्स थे, कुछ पोस्टुलेट्स हैं। तो उन पोस्टुलेट से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, कौन से लॉ को यहाँ पर हम सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो बेसिकली आपको ये बताना है कि पोस्टुलेट जो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के वो इनमें से कौन से लॉज से रिलेटेड हैं या फिर नहीं है। तो यहाँ पर सक्सेसफुली एक्सप्लेन पूछा है, तो यानी कि आपको रिलेटेड वाले पॉइंट्स, यहाँ पर रिलेटेड वाले लॉज बताने हैं। तो फर्स्ट क्या दिया हुआ है देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। थर्ड है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। एंड फोर्थ ऑप्शन दिया है आपको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। अब हम यहाँ पर एक बार क्या है भाई, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स थे ना उनको देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ये पोस्टुलेट्स हैं, क्या बताया गया देखो, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर बताया गया है कि एटम्स मेड अप ऑल मैटर, यानी कि सारे मैटर जो भी हैं, यानी कि सभी मैटर किससे मिलकर बने हैं, अभी एटम से बने हैं। क्या बताया गया देखो यहाँ पर कि एटम्स आर पार्टिकल्स दैट मेकअप एवरीथिंग अराउंड अस। सेकेंड पॉइंट क्या बताया गया है कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल, यानी कि सेम एलिमेंट के जो एटम्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सिल्वर एलिमेंट लेते हो तो सिल्वर के सारे ही एटम्स क्या होंगे भाई, सिमिलर होंगे, आइडेंटिकल होंगे। और क्या बताया गया है आगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड डिवाइडेड एंड डिस्ट्रॉय। एटम्स को सबसे छोटी यूनिट बताया गया था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग। अगर ये सबसे छोटी यूनिट है तो हम फर्दर इसको ब्रेक नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से रिलेट ये हो जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हम यही पढ़ते हैं ना कि मास ऑफ द रिएक्टेंट जो होता है मास ऑफ द प्रोडक्ट इक्वल होता है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर कैन कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड इन सिंपल होल नंबर रेशो। ये बताया गया था कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं ना उनके एटम्स कंबाइन करके क्या करते हैं, कंपाउंड फॉर्म करते हैं। और जो वो कंबाइन करते हैं एलिमेंट्स वो सिंपल होल नंबर रेशो में कंबाइन करते हैं। जैसे देखो यहाँ पर CO2, तो यानी कि एक कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन एटम है, तो इस तरह से सिंपल होल नंबर रेशो में कंबाइन कर रहे हैं कि 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन। तो ये कहाँ पर था भाई, ये कौन से लॉ के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं, लॉ ऑफ कंपोजिशन के अकॉर्डिंग, कांस्टेंट कंपोजिशन। और फिर फिफ्थ पॉइंट क्या है देखो, इन केमिकल रिएक्शन एटम्स आर रीअरेंज कंबाइन एंड सेपरेटेड। कि भाई जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें एटम्स क्या होते हैं, जो टोटल मास रहता है रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का, वो तो सेम ही रहता है, कांस्टेंट होता है। सिर्फ वहाँ पर क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है, या फिर कंबाइन करते हैं वो, या फिर सेपरेट होते हैं। इस तरह से यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ पर इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वाले लॉ को। तो आपने क्या देखा कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कौन कौन से लॉ को एक्सप्लेन कर पा रही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी के बारे में यहाँ पर कुछ नहीं बताया गया, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा भाई। यहाँ पर ये थर्ड पॉइंट था, ठीक है, ये सेकंड लिखा हुआ है यहाँ पर, ये थर्ड था। तो फर्स्ट को एक्सप्लेन किया है, सेकंड को किया है, फोर्थ को किया है। अब हम देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको गिवन है। यहाँ पर भी ये सेकंड पॉइंट आएगा, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ इट इज़ गिवन इन द ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर ये क्या आ गया भी, इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भी, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन द मैग्नीशियम एटम। देखो 9th-10th के अकॉर्डिंग जो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हो ना, यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखने का, वो आप ये वाला सीखते हो, KLMN वाला। तो जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 12 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, KLMN। तो यहाँ पर ये फर्स्ट शेल होती है, सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ शेल होती है। तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। यहाँ पर कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। तो 2 + 8 कितने हो गए, 10 हो गए। अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं फिल होने के लिए, तो वो कहाँ पर चले जाएंगे, M में चले जाएंगे। तो अब देखो ये 2 8 2 कौन से ऑप्शन में गिवन है भाई, ऑप्शन नंबर बी में। तो यही क्या बन गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर एन एलिमेंट। यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है अटोमिक नंबर और मास नंबर के रिगार्डिंग, और इसमें से ट्रू यानी कि आपको करेक्ट वाली आइडेंटिफाई करनी है। फर्स्ट बताया गया है कि देखो अटोमिक नंबर जो होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये रॉन्ग है। जो अटोमिक नंबर होता है ना वो किसके इक्वल होता है अभी, अटोमिक नंबर किसी भी एलिमेंट के लिए
हम यहाँ पर आयन की बात नहीं कर रहे हैं, एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो एटॉमिक नंबर जो होता है किसी भी एलिमेंट का यानी कि एटम का, आप बेसिकली ये बोल सकते हो विदाउट एनी चार्ज, यानी कि कटायन और अनायन नहीं है, सिर्फ क्या है नॉर्मल, यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन लूज या फिर गेन नहीं किया है, उस केस में जो एटॉमिक नंबर बनेगा एटम का वो किसके इक्वल होता है अभी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि वहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल। फॉर एग्जाम्पल जैसे कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है। तो यहाँ पर इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 ही प्रोटॉन होते हैं। तो एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। अब देख लो ये वाला पॉइंट कौन से ऑप्शन में गिवन है, देखो फोर्थ में दिया हुआ है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ये वाला एटॉमिक नंबर में यहाँ पर ये सम बताया गया है विच इज़ रॉन्ग, तो एक कट हो गया है, यहाँ पर ये सेकंड है और ये थर्ड है। नेक्स्ट देखो क्या बताया गया कि नंबर मास नंबर जो होता है वो किसके इक्वल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, जो मास नंबर होता है ना वो किसके इक्वल होता है अभी, प्रोटॉन्स प्लस में न्यूट्रॉन के सम के इक्वल होता है। तो सेकंड वाला करेक्ट है। यहाँ पर मास नंबर जो बताया गया एटॉमिक मास वो प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इक्वल बताया गया विच इज़ रॉन्ग। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट आया है भाई, ऑप्शन सेकंड और फोर्थ। तो देखो सेकंड और फोर्थ कौन से उसमें दिया हुआ है, सेकंड एंड फोर्थ, यहाँ पर ये ऑप्शन देख लेना भाई, ये रॉन्ग है, सेकंड एंड फोर्थ ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये मिसप्रिंट है भाई, ये टाइप करते हुए थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है भाई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ गया। फिर से एक बार देख लो, एटॉमिक नंबर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन की इक्वल होता है। और जो मास नंबर होता है हमारा वो किसके इक्वल होता है, सम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के इक्वल होता है, यानी कि प्रोटॉन प्लस में आपको न्यूट्रॉन का सम करना है, दैट इज मास नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भी, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, देखो इन द थॉमसन मॉडल ऑफ एटम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब यहाँ पर थॉमसन मॉडल के रिगार्डिंग आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और इसमें से करेक्ट वाली आइडेंटिफाई करनी है, करेक्ट लिखा है ना तो करेक्ट वाली आइडेंटिफाई करनी है। देखो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम क्या था, इस तरह से एक क्या था भाई, स्फीयर था, जिसमें क्या था इस तरह से नेगेटिवली चार्ज एम्बेडेड था, और बाकी पूरा जो पोर्शन है ये वाइट वाला जो है वो क्या बताया गया था भाई, यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज बताया गया था और ये नेगेटिवली चार्ज एम्बेडेड इन इट, ये बताया गया था। इसको हम कंपैरिजन किससे करते हैं, प्लम पुडिंग, या फिर किससे कंपैरिजन करते हैं, और भाई वाटरमेलन से करते हैं। वाटरमेलन से कैसे कंपैरिजन करेंगे, देखो जो भी पूरा रेड वाला पार्ट है उसे हमने पॉजिटिव स्फीयर बोला, और जो ब्लैक वाले पार्ट्स हैं यानी कि उसमें जो सीड्स हैं वो क्या बन गए, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बन गए। तो देखो यहाँ पर स्टेटमेंट्स क्या गिवन है, फर्स्ट है मास ऑफ एन एटम इज अज्यूम टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम। यहाँ पर ये बोला है कि जो मास होता है ना किसी भी एटम का वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ओवर द एटम, पूरे एटम में। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर ये जो पूरा जो वाटरमेलन से हमने कंपैरिजन किया है ना, तो यानी कि जो रेड वाला पार्ट है वो क्या है भाई, पूरा पॉजिटिव चार्ज जो हमने बोला है वो क्या है, पूरा मास ऑफ एटम है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे एटम में। तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड क्या हो जाएगी, द पॉजिटिव चार्ज इज अज्यूम टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम, यानी कि पॉजिटिव चार्ज पूरे स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूट होता है इवनली। यूनिफॉर्मली का मतलब क्या है कि इक्वल, कहीं पे ज़्यादा कहीं कम नहीं है, पूरे उसमें क्या है स्फीयर में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड क्या है भाई, देखो द इलेक्ट्रॉन्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, कि इलेक्ट्रॉन को उसने बोल दिया कि वो क्या होते हैं पॉजिटिवली चार्ज में इवनली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, विच इज़ रॉन्ग। अच्छा ये ठीक है, ये थर्ड वाला पॉइंट भी करेक्ट है भाई, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं इस पॉजिटिव चार्ज में ही तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ना, इस तरह से एम्बेडेड रहते हैं इसमें नेगेटिवली चार्ज। फोर्थ बताया गया कि इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट ईच अदर टू द स्टेबलाइज एटम। भाई इलेक्ट्रॉन्स आपस में अट्रैक्ट थोड़ी ना करते हैं, क्या करते हैं वो तो रिपेल करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज। अब सेम चार्ज क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है, अट्रैक्ट थोड़ी ना करते हैं, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट ईच अदर टू स्टेबलाइज द एटम, विच इज़ रॉन्ग। तो यहाँ पर ये फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया है। तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड करेक्ट है कि भाई मास और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है ओवर द एटम, पूरे एटम पे, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पॉजिटिव चार्ज में। तो फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, देखो ऑप्शन नंबर ए में, विच इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो भाई द आयन ऑफ एन एलिमेंट हैज़ 3 पॉजिटिव चार्ज, कि आपके पास किसी एलिमेंट का आयन है जिसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है, और मास नंबर बताया गया है एटम का 27, और यहाँ पर कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है ये भी बताया गया है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आयन, यहाँ पर आपको ये बताना है कि इस आयन में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, क्या लिखा हुआ है कि
एलिमेंट का जो आयन है ना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो सपोज़ यहाँ पर कोई एलिमेंट है एम, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कितना पॉजिटिव चार्ज है 3। अब देखो +3 है, इसका मतलब ये बात आपको याद रखनी है, जब भी पॉजिटिव चार्ज होता है किसी आयन के ऊपर तो वहाँ पर वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज़ करता है। और जब भी नेगेटिव चार्ज होता है तो इसका मतलब क्या है कि उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो यहाँ पर +3 चार्ज है, इट मीन्स इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं भाई, 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है। तो इसका मतलब इस न्यूट्रल एटम के पास, अगर मान लो ये एम एटम क्या है, इसका न्यूट्रल है, तो इसके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे ना उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। यही तो मतलब है अभी +3 का। अभी बताया कि +3 का मतलब क्या होता है, कटायन होता है, और कटायन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना। और यहाँ पर +3 चार्ज बोला है तो इसका मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है। अब यहाँ पर मास नंबर कितना बताया गया है इसका, देखो मास नंबर कितना बताया गया है, 27। इस एलिमेंट के लिए मास नंबर है भाई 27। अब ये 27 किसके इक्वल होगा, मास नंबर किसके इक्वल होता है भाई, मास नंबर किसके इक्वल होता है, मास नंबर इक्वल होता है भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। किसके इक्वल होता है भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। इसका मतलब यहाँ पर ये जो 27 है किसके इक्वल है भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। अब देखो हमने पढ़ा है कि भाई क्या होता है, जो भी एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट के लिए, जो भी एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस में नंबर ऑफ प्रोटॉन की इक्वल होता है। तो बस यही वाले दोनों कॉन्सेप्ट को आपको याद रख मतलब ध्यान रखना है और क्वेश्चन को करना है। अब क्वेश्चन में देखो आपको मास नंबर बताया गया है और न्यूट्रॉन बताए गए हैं, तो यानी कि 27 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हम यहाँ से क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो वो कितने आ जाएंगे भाई, देखो न्यूट्रॉन कितने बताए गए हैं क्वेश्चन में, 14। तो 27 माइनस 14 विच इज़ इक्वल टू 13, यहाँ पर ये 13 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया आपके पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ गए। तो न्यूट्रल एटम में जब उसके ऊपर चार्ज नहीं है तो वहाँ पर न्यूट्रल एटम में क्या है भाई, प्रोटॉन्स तो सेम ही रहेंगे। देखो कोई भी कटायन हो अनायन हो, प्रोटॉन्स तो सेम ही रहेंगे, सिर्फ क्या चेंज होता है, आयन बनने पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते हैं। तो देखो यहाँ पर जो प्रोटॉन है इस न्यूट्रल एटम में वो कितने आ गए, 13 आ गए। तो इसके पास देखो यहाँ पर प्रोटॉन्स कितने आए भाई, प्रोटॉन्स कितने आए अभी आपने कैलकुलेट किए 13, न्यूट्रॉन्स कितने दिए हुए क्वेश्चन में आपको 14। इलेक्ट्रॉन हम बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हम बता सकते हैं न्यूट्रल एटम के पास कितने हैं, क्या होता है एटॉमिक नंबर जो भी होता है वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन की। तो जितने यहाँ पर प्रोटॉन प्रेजेंट है, प्रोटॉन का मतलब पॉजिटिव चार्ज, जितना यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है न्यूट्रल एटम में उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब नेगेटिव चार्ज होगा। इट मीन्स यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी कितने हैं भाई, 13 है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 13 है इस न्यूट्रल एटम में। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए भाई, 13 इलेक्ट्रॉन, 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। अब क्या है, 3 पॉजिटिव चार्ज है। 3 पॉजिटिव चार्ज का मतलब मैंने क्या बताया कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। टोटल उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 13। तो 13 में से 3 माइनस कर दो क्योंकि उसने तो लूज़ करने हैं। तो लूज़ करने के बाद उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, ओनली 10। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भी, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो अटोमिक मॉडल्स हैव बीन इम्प्रूव ओवर द ईयर। ये बताया गया है कि जो अटोमिक मॉडल्स है ना वो टाइम के साथ इम्प्रूव होते गए, उनमें जो भी चेंजेस आने थे, लिमिटेशंस थी, उनको ओवरकम किया गया टाइम के साथ। जैसे पहले थॉमसन मॉडल आया, फिर उसकी जो भी लिमिटेशंस थी, ड्रॉबैक्स थी, उस पर किसने काम किया, रदरफोर्ड ने काम किया। फिर उस मॉडल के बाद कौन आया भाई, बोर्स एटॉमिक मॉडल आया। तो इस तरह से यहाँ पर आपको क्या करना है, इनको ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखो अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दी ऑप्शंस, सबसे पहले कौन सा मॉडल आया था अभी, थॉमसन आया था, तो ये फर्स्ट, मतलब सबसे पहले कौन सा आएगा, सेकंड आएगा। तो देखो सेकंड कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है भाई, सेकंड आपको गिवन है यहाँ पर बी में और सी में, तो यानी कि ये ऑप्शन कट हो गए। फिर इसके बाद कौन सा मॉडल आया था भाई, थॉमसन के बाद रदरफोर्ड आया था, तो सेकंड के बाद फर्स्ट आएगा, तो ये सेकंड नंबर पे था, तो सेकंड के बाद फर्स्ट यहाँ पर देखो इस ऑप्शन में दिया है। फिर थर्ड नंबर पे बोर मॉडल था, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया भाई, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज करेक्ट। यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और इसमें से करेक्ट वाला स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट है एन एटम हैज़ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, तो फर्स्ट ही स्टेटमेंट करेक्ट है भाई। कोई भी एटम जो होता है, न्यूट्रल एटम है, उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या होते हैं भाई, सेम होते हैं।
तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। बाकी वाली स्टेटमेंट्स देखो, इसमें बताया गया कि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन इक्वल होते हैं, विच इज़ रॉन्ग। यहाँ पर बताया कि एटम के बाद एटम के पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इक्वल होते हैं, ये भी गलत है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ही इक्वल बनेंगे। और यहाँ पर बता दिया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों ही इक्वल होते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन क्या है भाई, रॉन्ग है। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये अच्छा क्वेश्चन है और ये देखो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, एन एटम विथ 3 प्रोटॉन्स एंड 4 न्यूट्रॉन्स विल हैव ए वैलेंसी ऑफ। यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी एक एटम है, उसके पास 3 प्रोटॉन्स हैं और 4 न्यूट्रॉन्स हैं, तो उसकी वैलेंसी बतानी है आपको। देखो ना उसने मास नंबर पूछा, ना ही इलेक्ट्रॉन पूछा, क्या पूछा है उसने, वैलेंसी पूछी है। अब देखो कोई भी एटम होता है तो उसका मास नंबर कैसे बनता है, किसी भी न्यूट्रल एटम का मास नंबर कैसे बनता है भाई, मास नंबर बनता है न्यूट्रॉन प्लस में प्रोटॉन के सम से। तो यहाँ पर प्रोटॉन्स कितने दिए हुए हैं, देखो 3, न्यूट्रॉन्स कितने दिए हुए हैं 4। तो यहाँ पर मास नंबर कितना आ गया, मास नंबर कितना बन गया भाई 7। क्या आ गया, मास नंबर 7 आ गया। अब 7 मास नंबर है तो 7 किसके लिए होता है भाई, लिथियम के लिए, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। तो यहाँ पर 7 जो मास नंबर होता है किसका होता है भाई, लिथियम का होता है। और लिथियम का मास नंबर 7 है, तो अब इसका एटॉमिक नंबर क्या बनेगा, इसका एटॉमिक नंबर क्या बनेगा, मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अभी हमने देखा कि जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। और लिथियम का एटॉमिक नंबर भी 3 होता है। यहाँ से आपने मास नंबर आइडेंटिफाई किया, लिथियम का है, तो इससे पता चल गया लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई 3। यहाँ पर इसके पास मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन के लिए कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे, 1s2 2s1 ऐसे लिखेंगे। तो देखो वैलेंसी क्या आई है इसकी, 1 आई है। आप चाहो तो इसे KLMN के अकॉर्डिंग लिख लो। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2, यहाँ पर मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, बट टोटल कितने थे, 3 थे, तो 1 ही लेफ्ट है। तो यानी कि वैलेंसी कितनी आई है भाई इसकी, 1 आई है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम वॉज गिवन बाय, कि जो फर्स्ट मॉडल है एटम का, यहाँ पर जो ऑप्शंस गिवन है इसमें से किसने दिया था, तो किसने दिया था भाई, जे थॉमसन मॉडल आया था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एलिमेंट्स विद वैलेंसी ऑफ 1 आर। यहाँ पर 1 वैलेंसी के लिए पूछा है कि कौन से एलिमेंट्स की होती है, मेटल्स की होती है, मेटलॉइड्स की होती है। मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स हो सकते हैं, या फिर ऑलवेज नॉन मेटल्स होते हैं। तो देखो 1 वैलेंसी किसकी होती है, 1 वैलेंसी होती है एक तो ग्रुप 1 की। 1 वैलेंसी किसकी होती है, ग्रुप 1 की होती है, जिसमें क्या है भाई, अल्कली मेटल्स है, जिसमें क्या है, अल्कली मेटल्स है। अल्कली मेटल्स कौन सी है, देखो भाई अल्कली मेटल्स होती है यहाँ पर सोडियम, सॉरी भाई, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम। एक तो ये है ग्रुप 1, ग्रुप 1 में अल्कली मेटल्स होती है ये। एक तो इन एलिमेंट्स की जो कन्फिग्रेशन है वो क्या होती है, जनरल कन्फिग्रेशन NS1। तो यहाँ पर जो इसकी वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। दूसरा और किसकी वैलेंसी 1 आ सकती है भाई, ग्रुप 17 की आ सकती है। ग्रुप 17 कौन सी होते हैं भाई, हैलोजन फैमिली होती है। ग्रुप 17 कौन सी होती है भाई, हैलोजन फैमिली होती है। यहाँ पर क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इस केस में क्या होता है, यहाँ पर जो जनरल कन्फिग्रेशन होती है डेट इज़ NS2 NP7। यहाँ पर देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर सॉरी भाई 5 होता है, NP5। यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो 7। और इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो यहाँ पर इनकी भी वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है। और ग्रुप 1 में क्या है, देखो मेटल्स हैं। और ग्रुप 17 में ये जो हेलोजन्स होते हैं क्या होते हैं भाई, नॉन मेटल्स होते हैं। तो ग्रुप ये जो 1 वैलेंसी है ये किसके लिए हो सकती है, मेटल्स के लिए भी हो सकती है, नॉन मेटल्स के लिए भी हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा भी, ऑप्शन नंबर सी। अब इसे भी मतलब ऐसे मत समझना कि पीरियोडिसिटी से क्वेश्चन बन गया है, ये भी आपको इसी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ही NCERT में ही क्वेश्चन दिया हुआ है, तभी हम यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे हैं। और देखो HTET का ना कुछ वैसे भरोसा नहीं होता है, उसमें ना जो क्वेश्चंस है वो कुछ भी, यानी कि सिलेबस भले ही उन्होंने दिया हो वो कैसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो एटलीस्ट आप 9th-10th में तो जो चैप्टर डिलीटेड हैं, या फिर मतलब अभी कुछ चैप्टर डिलीट हो गए ना पुरानी NCERT के अकॉर्डिंग, कि उसके हिसाब से, तो अब क्या है, कुछ चैप्टर्स जैसे अब यहाँ पर क्लासिफिकेशन वाला जो चैप्टर है, पीरियोडिसिटी वाला चैप्टर है, वो अब डिलीट हो गया है क्लास 10 से। बट आप जो 9th-10th में आपको दिया हुआ है ना, अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जो डिलीटेड चैप्टर्स है उनको भी पढ़ लेना, क्योंकि HTET का कोई भरोसा नहीं होता है, वो कुछ भी दे देता है, यानी कि सिलेबस देने के बाद भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, इन अ सैंपल ऑफ इथाइल इथेनॉइड। ये इथाइल इथेनॉइड का आपको यहाँ पर फॉर्मूला गिवन है, और क्या बताया गया है कि इसमें 2 ऑक्सीजन एटम है। देखो ये रहे 2 ऑक्सीजन एटम, हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो दोनों ऑक्सीजन एटम है ना, इसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं।
तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रीज़न करेक्ट फॉर इट। तो अब ये बोला है कि यहाँ पर क्या रीज़न हो सकता है इसके लिए कि इन दोनों ऑक्सीजन के पास भाई सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हैं बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। तो करेक्ट रीज़न आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट क्या बताया गया, देखो वन ऑफ द ऑक्सीजन एटम हैज़ गेन इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो दोनों एटम के पास सेम इलेक्ट्रॉन है बट डिफरेंट न्यूट्रॉन है, तो अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है या फिर दो इलेक्ट्रॉन को गेन किया है तो उससे तो इलेक्ट्रॉन्स चेंज होंगे ना। उससे किसकी अमाउंट चेंज होगी भाई, इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट चेंज होगी, ना कि न्यूट्रॉन्स की चेंज होगी। बट यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। तो देखो फर्स्ट और ये सेकंड यानी कि ए और बी तो हो ही नहीं सकता है। फिर सी ऑप्शन क्या दिया आपको कि टू ऑक्सीजन एटम्स आर आइसोटॉप्स। अब आइसोटॉप्स क्या होते हैं, देखो आइसोटॉप्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। अब देखो अगर डिफरेंट मास नंबर बनेगा तो वहाँ पर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो चेंज हो जाएंगे। भाई डिफरेंट मास नंबर होगा तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज हो जाएंगे ना। देखो जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन वाले से ही एक्सप्लेन करते हैं। ऑक्सीजन का मान लो एक आइसोटॉप आपके पास 16 है और एक आइसोटॉप 17 है, ये ऑक्सीजन के आइसोटॉप्स हो गए। अब दोनों का जो अटोमिक नंबर है वो तो सेम ही है, ऑक्सीजन का अटोमिक नंबर क्या होता है 8 होता है, दोनों का सेम है, बट मास नंबर क्या हो गए, दोनों के डिफरेंट हो गए। तो अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे देखो क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई, यहाँ पर जो न्यूट्रॉन्स है वो क्या आएंगे, क्या होता है मास नंबर, प्रोटॉन्स प्लस में न्यूट्रॉन का सम। तो अगर आपको न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने हैं तो मास नंबर में से क्या करो, प्रोटॉन्स को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ पर जो मास नंबर है वो कितना है भाई 16। प्रोटॉन्स कितने बनेंगे, यहाँ पर 8 बनेंगे, जो भी एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, तो यहाँ पर 8, तो न्यूट्रॉन्स कितने आ गए 8 आ गए। इन केस ऑफ O17 यानी कि जब ऑक्सीजन का जो आइसोटोप है जिसका मास नंबर 17 है, इसके लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, देखो 17 माइनस एटॉमिक नंबर तो 8 है। अब जो भी एटॉमिक नंबर होता है वही क्या होता है प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या रहेंगे भाई ये 8 और ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 9। तो अब देखो यहाँ पर न्यूट्रॉन्स कितने आए हैं 9, यहाँ पर कितने आए हैं 8, और दोनों में ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स तो सेम है 8 8। तो और तो यानी कि इसका मतलब यहाँ पर जो दोनों ऑक्सीजन एटम्स आपको दिए हुए हैं जिसके लिए सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, वो क्या हो सकते हैं भाई, आइसोटॉप्स हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा भी, ऑप्शन नंबर सी। और आइसोबार्स क्या होते हैं, ये जस्ट अपोजिट होते हैं किससे भाई, आइसोटॉप से। आइसोबार में क्या हो जाएगा, सेम मास नंबर हो जाएगा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट शोड दैट। यहाँ पर रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और इसमें से करेक्ट वाली आइडेंटिफाई करनी है, करेक्ट वाला सेट यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है। तो देखो रदरफोर्ड का जो अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग वाला एक्सपेरिमेंट था वो क्या था, ये तो पता ही है हमें क्या था भाई, कि उसमें एक बीम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल को थिन गोल्ड शीट से फॉइल से स्कैटर कराते हैं, बम्बार्डेड कराते हैं। तो क्या होता है जो अल्फ़ा पार्टिकल होते हैं ना, वो अल्फ़ा डिटेक्टर में हम क्या करते हैं उनको डिटेक्ट करते हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन करते हैं कि वो किस तरह से जाकर स्ट्राइक करते हैं। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स जो होते हैं उसे आप क्या बोलते हो भाई, हीलियम न्यूक्लियस बोलते हो। और ये ओवरऑल जो हीलियम न्यूक्लियस होते हैं अल्फ़ा पार्टिकल, ये क्या होते हैं पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ये मान लो यहाँ पर क्या है भाई, हीलियम न्यूक्लियस है जिसके आप बम्बार्डमेंट कराते हो, और यहाँ पर क्या होता है थिन गोल्ड फॉइल होती है और इसके ऊपर जाकर ये इस तरह से बम्बार्डेड होते हैं। तो अब ये जब जाके स्कैटरिंग करते हैं ना तो कैसे करते हैं, इसमें से जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं ना वो क्या करते हैं पास स्ट्रेट थ्रू, यानी कि वो डायरेक्ट क्या करते हैं इसमें से पास हो जाते हैं गोल्ड फॉइल में से। तो इसका मतलब क्या होता है, मोस्ट ऑफ द जो पार्टिकल, कितने पार्टिकल्स डायरेक्ट चले जाते हैं, स्ट्रेट चले जाते हैं, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स। तो यहाँ पर इससे आपने क्या कंक्लूड किया कि एटम कंसिस्ट ऑफ मेनली एम्प्टी स्पेस। अगर देखो किसी चीज़ में से कोई डायरेक्टली पास हो गया, इस साइड से दूसरी साइड चला गया, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर वो एम्प्टी है, स्पेस ही है। कुछ पार्टिकल्स क्या होते हैं, सम पार्टिकल्स स्कैटरिंग थ्रू अ स्मॉल एंगल, यानी कि वो कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट होते हैं, जैसे इस तरह से मान लो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। तो इसका मतलब क्या होता है कि एटम कंटेन्स अ सेंट्रल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, कि भी एटम में क्या होता है सेंटर में एक कुछ हैवी मास है, उस हैवी मास को हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियस बोल रहे हैं, और न्यूक्लियस में क्या है पॉजिटिव चार्ज है। तो सेकेंड कंक्लूजन ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्या था कि डिफ्लेक्टेड बैक, और क्या होता है बहुत ही रेयर पार्टिकल्स, यानी कि वेरी फ्यू पार्टिकल्स क्या करते हैं डिफ्लेक्शन बैक, यानी कि डिफ्लेक्ट बैक, सेम पाथ से क्या करते हैं, जिस पाथ से आए उसी पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं वापस। तो क्या होगा, इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि एटम कंटेन्स अ स्मॉल डेंस सेंट्रल न्यूक्लियस कंटेन्स मोस्ट ऑफ द एटम ऑफ मास, कि भाई सेंटर में क्या है भाई यहाँ पर मास है, ठीक है।
तो अब ये हमने यहाँ पर कंक्लूज़न देखे इसके, और ये इसकी ऑब्जर्वेशंस को देखा। तो अब यहाँ पर हम पॉइंट्स देखते हैं कि क्या क्या आपको दिए हुए हैं। इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज, तो देखो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग में इसके बारे में कुछ नहीं बोला गया था, तो ये पॉइंट नहीं आएगा यहाँ पर रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम इज कंसनट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, कि भाई जो मास है और जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना वो कहाँ पर कंसनट्रेटेड होता है, न्यूक्लियस में कंसनट्रेटेड होता है अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड। तो यहाँ पर क्या है भाई, ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, ये हमने देखा अभी। फिर नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि न्यूट्रॉन एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस की तो कोई बात ही नहीं की थी रदरफोर्ड ने, तो यहाँ पर क्या है भाई, सॉरी न्यूट्रॉन की कोई बात नहीं की थी यहाँ पर रदरफोर्ड ने, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी, कि भाई ज़्यादातर जो स्पेस होता है एटम में वो क्या होता है, एम्प्टी होता है। तो यहाँ पर कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट आया, देखो सेकंड एंड फोर्थ देखो आपको कौन सी ऑप्शन में दिया हुआ है अभी, ऑप्शन नंबर बी में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। यहाँ पर ये चेंज कर लेना, ठीक है, यहाँ पर ये थर्ड ऑप्शन कर लेना, तभी आ जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आ गया अभी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अगेन ये भी रदरफोर्ड मॉडल से ही है, और यहाँ पर भी आपको स्टेटमेंट ही गिवन है। फर्स्ट बताया गया है कि कंसीडर द न्यूक्लियस एज पॉजिटिवली चार्ज, कि भाई न्यूक्लियस को पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया गया था, विच इज़ राइट, ये करेक्ट है। फिर सेकंड बताया गया है कि एस्टेब्लिश दैट द अल्फा पार्टिकल्स आर 4 टाइम्स एज हैवी एज ए हाइड्रोजन एटम, कि भाई अल्फा पार्टिकल जो थे ना वो हाइड्रोजन एटम से कितने टाइम हैवी थे भाई, 4 टाइम्स हैवी थे। तो यहाँ पर देखो इसके बारे में रदरफोर्ड ने कुछ नहीं बताया था, तो ये नहीं आएगा। कैन बी कंपेयर टू सोलर सिस्टम, कि भाई जो रदरफोर्ड मॉडल था उसे हम सोलर सिस्टम से कंपैरिजन कर सकते थे। सोलर सिस्टम में क्या होता है, सन है और फिर प्लैनेट्स होते हैं, तो इससे कंपैरिजन किया था, ये ठीक है। फिर फोर्थ है वॉज इन एग्रीमेंट विथ थॉमसन मॉडल, कि भाई ये थॉमसन मॉडल से एग्री कर रहा था, तो ये भी रॉन्ग है। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी है, देखो फर्स्ट एंड थर्ड है, तो फर्स्ट एंड थर्ड गिवन है ऑप्शन नंबर ए में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आ गया इसका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्टेड इन द डिस्कवरी ऑफ, कि भाई रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था ना उससे किसकी डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूक्लियस की, या फिर एटॉमिक मास की। तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से किसकी डिस्कवरी हुई थी भाई, न्यूक्लियस की। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, यहाँ पर देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन टीजीटी में आया हुआ है, मतलब ऐसे डायरेक्ट तो नहीं आया हुआ कि आपको इस तरह से फॉर्मूला पूछा हुआ है। कुछ ऐसे क्वेश्चन था कि वहाँ पर आपको एक कोई कंपाउंड का नाम दिया, जैसे सपोज फेरिक सल्फेट का नाम दे दिया, और फिर वहाँ पर ये पूछ लिया कि इसमें आयरन के कितने मोल्स है, सल्फर के कितने मोल्स है, ऑक्सीजन के कितने मोल्स है। तो अब देखो जब आपको फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला पता होगा तभी तो आप वहाँ पर मोल्स कैलकुलेट कर पाओगे। अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं पता है तो फिर कैसे मोल्स कैलकुलेट करेंगे, तो इसलिए आपको ये फॉर्मूला डिराइव करना भी आना चाहिए। तो देखो फॉर्मूला कैसे बनता है, यहाँ पर ये हमें पता ही है कि कैटायन और अनायन को क्रॉस में मल्टीप्लाई करके करते हैं, ठीक है, ये भी 9th क्लास की बुक में ही दिया हुआ है। तो क्या बनेगा, देखो फेरिक सल्फेट, फर्स्ट क्या है, ये मैचिंग का क्वेश्चन है, फेरिक सल्फेट। तो फेरिक क्या होता है भाई, देखो फेरिक कौन सा आयन होता है, +3 होता है, तो यानी कि यहाँ पर +3 आएगा। और सल्फेट का चार्ज कितना होता है भाई, -2, तो यहाँ पर ये क्या है 3 और ये 2 है, इस तरह से क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, Fe2, और सल्फेट क्या आ जाएगा भाई 3 टाइम्स आ जाएगा। तो ये कौन से इससे मैच करेगा, ये एस से मैच करेगा। फिर है फेरस सल्फेट, फेरस क्या होता है, Fe+2 होता है, सल्फेट पे तो -2 ही चार्ज होता है, तो ये +2 है, ये -2 है। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं देखते हैं, तो यहाँ पर ये क्या बनेगा अभी, क्या आएगा, Fe2 और SO4 2। अब दोनों ही 2 है, तो यानी कि इसे 1:1 भी कर सकते हैं, तो सिंपली आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो FeSO4। तो फेरस सल्फेट क्या आ जाएगा, ये ऐसे मैच हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है भाई, ये होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट क्या होता है भाई Na2CO3। अगर फॉर्मूले से बनाना हो तो देखो ये कैसे बनेगा, सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पर ये सोडियम है, ये कार्बोनेट है। अब कार्बोनेट पे कितना चार्ज होता है भाई, -2 होता है, सोडियम पे +1 होता है, यहाँ पर ये ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, Na2CO3। तो इसका मतलब क्या है कि 2 सोडियम आयन को किसने बैलेंस कर रखा है, एक कार्बोनेट आयन ने, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये 2 नेगेटिव चार्ज हो गया। जो भी इस तरह से सॉल्ट बनते हैं ना उसमें क्या होता है, ओवरऑल जो चार्ज होता है वो बैलेंस होता है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी कैटायन अनायन होते हैं वो आपस में एक दूसरे के चार्ज को बैलेंस करते हैं। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एलिमेंट X is 15 एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स
इज 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट। ये भी एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन है। तो क्या है, देखो एक कोई एलिमेंट है, ठीक है, एक्स, और इस एक्स एलिमेंट के पास क्या बताया गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 15 है, 15 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब यहाँ पर प्रोटॉन्स भी 15 ही है, और इसका जो अटोमिक नंबर है वो भी क्या है भाई, 15 ही है। अटोमिक नंबर को हम कहाँ लिखते हैं, जब भी किसी भी एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वो यहाँ पर नीचे लिखा जाता है। तो यहाँ पर आपने ये लिख दिया 15। अब मास नंबर होता है जो, वो कहाँ लिखा जाता है भाई, टॉप में लिखा जाता है यहाँ पर। तो मास नंबर किसके इक्वल होता है भाई, प्रोटॉन्स प्लस में न्यूट्रॉन के। तो यहाँ पर देखो प्रोटॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स कितने आए हैं भाई, जो भी एटॉमिक नंबर है, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है कितने हैं, 15, और न्यूट्रॉन्स कितने दिए हुए हैं क्वेश्चन में आपको, 16। तो यहाँ पर ये 16, और ये क्या आ जाएगा, जब आप इसे ऐड करोगे तो ये 31 आएगा। तो यहाँ पर टॉप में क्या लिखेंगे भाई, 31, और ये ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको। तो सॉरी भाई, ये 15 है, 51 नहीं है, 15 है। तो अब देखो इसमें किस में दिया हुआ है आपको इस तरह से करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, 31। देखो 16 वाले तो कट ही हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये 31 एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पर, मतलब जिसमें करेक्ट है ये। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया अभी, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पर ख़त्म होता है आज का डिस्कशन। और अभी हमने 9th-10th में जितने भी साइंस में केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं सभी कंप्लीट किए हुए हैं, चाहे वो 10th के हो चाहे वो 9th के हो। 9th का हमने मैटर वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कंप्लीट किया हुआ है। फिर 10th क्लास के जो भी चैप्टर्स हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, मेटल एंड नॉन मेटल, एसिड एंड बेस, और साथ में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इन सभी चैप्टर के हमने एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है। तो अब ये सारी क्लासेस को आप देख सकते हो जिसने भी पुरानी वाली क्लासेस को नहीं देखा है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस के साथ, तब तक पढ़ते रहना, रिवाइज करते रहना।